हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जनता के बीच फिर जाएगी हेमंत सरकार, पंचायत स्तर पर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। राज्य में एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हेमंत सरकार के द्वारा पूर्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में काफी सफलता मिलने के बाद एक बार फिर सरकार ने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को और सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आगामी 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आम लोगों से जुड़े छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, लैम्स पैक सदस्य अभियान, सार्वजनिक पेंशन योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरितग्राम योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और अबुआ आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। राज्य के हर जिलों में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का जायजा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जिलों का दौरा करने वाले हैं। हजारीबाग में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, जन आक्रोश महारैली में बोला कुर्मी समाज पर हमला। हजारीबाग जिले में आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए। आदिवासी समाज ने कुर्मी समाज को आदिवासी बनाए जाने की मांग का पुरजोर विरोध किया। महारैली में आदिवासियों ने कहा है कि कुर्मी समाज के लोग आदिवासी समाज का हक मारने की फिराक में हैं। दरअसल सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों का जन आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी भी सूरत में कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी समाज कुर्मी समाज की मांग के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। कुर्मी समाज आदिवासियों से पूरी तरह से अलग है। वे आदिवासियों की जमीन, आरक्षण, नौकरी और राजनीति अधिकार पर कब्जा करने के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं। हर स्तर से इसका विरोध किया जाएगा। इस दौरान आदिवासी वक्ताओं ने कहा है कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार को छीनने के लिए साजिश रची जा रही है। कुर्मी जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव का आदिवासी समाज मुखर होकर विरोध करेगा। हजारीबाग में जेवर दुकानदार से गहनों की लूट, अपराधियों ने फायरिंग कर 4 करोड़ रुपए की जेवरात छीने, दुकानदार को पीटा भी। हजारीबाग स्थित बर्री चौक पर रविवार रात हथियारबंद अपराधियों ने जय माता दी ज्वेलर्स के दुकानदार रविंद्र कुमार से करीब 4 करोड़ रुपए की जेवरात लूट लिए। यह घटना रात करीब 9 बजे हुई, जब वो दुकान बंद करके जेवरातों से भरा बैग अपनी कार में रख रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी मौके पर पहुंचे और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर जेवरात से भरा बैग छीन लिया। रविंद्र कुमार ने विरोध करने का प्रयास किया, जिस पर अपराधियों ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर कोडरमा की ओर फरार हो गए। जेवर व्यवसायी सुरेंद्र सोनी ने बरही थाना में दिए गए आवेदन में बताया है कि बदमाश उनके भाई रविंद्र कुमार को कट्टा के बट से मारते हुए सामान छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि सारा सामान बैग व बोरी में लगभग 30 किलोग्राम कुल 60 किलोग्राम चांदी और एक हरे कलर में बैग में 35 किलोग्राम बना हुआ जेवरात था। इसके अलावा सोने का 2 बैग जिसमें लगभग 3.5 किलोग्राम बना हुआ जेवरात था। इसमें टॉप्स, बाली, झुमका, चैन, चूड़ी, अंगूठी, हार व अन्य सामान था, जो कि सभी 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट के थे। उन्होंने आवेदन में बताया है कि उनका अनुमान है कि सभी अपराधी लगभग 25 से 30 वर्ष के होंगे और उन सभी की ऊंचाई लगभग 5 फीट से 5 फीट 5 इंच के करीब होगी। एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट जारी करने की मांग, जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को जेपीएससी कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। रांची में आयोग कार्यालय के सामने सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जुटे और शांतिपूर्ण ढंग से धरना देकर रिजल्ट जारी करने की मांग करते रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा आयोजित हुए
हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आयोग की ओर से ना तो परिणाम जारी किया गया है और न ही किसी निश्चित समय सीमा की घोषणा की गई है। इससे उम्मीदवारों में गहरी निराशा और असंतोष है। छात्रों ने कहा है कि तैयारी, पैसे और समय लगाने के बावजूद लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में जेपीएससी के अधिकारियों से मिलने अंदर गया। बैठक के बाद छात्रों ने बताया है कि आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि यह आश्वासन उन्हें पहले भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा है कि आज हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। हेमंत सरकार ने दी खुशखबरी, किसानों को धान पर प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस, एक मुश्त होगा भुगतान। झारखंड के किसानों को धान बिक्री पर एक मुश्त भुगतान राज्य सरकार करेगी। किसानों को अब किस्त में भुगतान नहीं किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड की रजत जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को भुगतान के लिए कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि किसान मजबूत होंगे तभी समाज मजबूत होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ किसानों को 100 रुपये बोनस भी जोड़कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि धान बाहर गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा है कि इस बार धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। राज्य में अगले 10 से 15 दिनों में धान की कटनी पूरी होने जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों को अब तक नहीं मिली पोशाक, स्वेटर की राशि। झारखंड में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्र छात्राओं को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक ना तो नई पोशाक मिल पाई है और न ही स्वेटर या जूता मोजा खरीदने के लिए राशि जारी की गई है। ठिठुरन भरी सुबह में स्कूली बच्चे पुरानी पोशाक और स्वेटर पहन कर आ रहे हैं। कई स्कूलों में तो बच्चे बिना स्वेटर के आ रहे हैं या निर्धारित रंग से अलग स्वेटर पहन आ रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड के बावजूद राशि का वितरण न होना बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। राशि वितरण की स्थिति, राज्य में डीबीटी से राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 2 सेट पोशाक और अन्य सामग्री के लिए 2200 रुपये मिलते हैं। वहीं कक्षा 1 से 8वीं के लिए 2 जोड़ी पोशाक, स्वेटर और जूता मोजा खरीदने के लिए 600 रुपये मिलते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार स्कूली बच्चों को पोशाक की राशि जारी करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से फंड आने का इंतजार किया जा रहा है। परिषद का मानना है कि यह राशि इस महीने के अंत तक ही आ पाएगी, इसलिए छात्रों को दिसंबर माह से पहले राशि मिलने की संभावना कम है। गंगा सतलुज एक्सप्रेस में यात्री की मौत। धनबाद स्टेशन पर बेहोश अवस्था में मिले 1 माह पहले पिता का हुआ था निधन। बनारस से धनबाद आ रही गंगा सतलुज एक्सप्रेस में एक यात्री की मौत हो गई। 35 वर्षीय दिवाकर कुमार ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिले थे। धनबाद स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही जीआरपी ने उन्हें उतारकर रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिवाकर के चचेरे भाई गजेंद्र राम ने बताया कि 1 महीने पहले उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वह गंगा स्नान के लिए बनारस गए थे। गजेंद्र राम के अनुसार धनबाद पहुंचने से करीब 10 मिनट पहले दिवाकर की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि ठंड लगने या दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई होगी। जीआरपी से सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। गुमला में 2 नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म जतरा देकर लौट रही थी। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना बीते शुक्रवार रात आताकोरा गांव स्थित पतरा में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। इनमें से एक की उम्र 16 वर्ष और दूसरे की 14 वर्ष है। दोनों बहनें जायरा गांव में लगने वाला जतरा देखने आई थी। शाम होने पर वे अपने रिश्तेदार के घर आताकोरा गांव पैदल जा रही थी। तभी पीछे से स्कूटी पर एक युवक आया और उन्हें गांव पहुंचाने की बात कहकर स्कूटी पर बैठा लिया। अंधेरा होने पर युवक ने आताकोरा गांव स्थित पात्रा के पास स्कूटी रोक दी और अपने दोस्तों को बुलाया। इसके बाद कई युवकों ने मिलकर दोनों नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। दोनों बहनें अपने रिश्तेदारों की मदद से घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। अगले दिन सुबह पीड़िता की मां ने भरनो थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमला एसपी ने तत्काल एक टीम का गठन किया। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना में कुल 5 से 6 आरोपी शामिल थे।
श्राद्ध क्रम में जा रहे तमाड़ के युवक की सड़क हादसे में मौत। जमशेदपुर जिले के चौका कांड्रा मार्ग स्थित बनसा के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार की शाम 4 बजे की है। मृतक 32 वर्षीय बाइक सवार प्रकाश महतो तमाड़ थाना क्षेत्र के बाबूराम डी स्थित जो सिंधुआर डी का निवासी था। वह जमशेदपुर से तमाड़ स्थित अपने रिश्तेदार के घर श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहा था। जानकारी के अनुसार प्रकाश की बाइक सामने से आ रही बाइक से टकराकर एक ट्रेलर से जा टकराई। प्रकाश महतो जमशेदपुर में रहकर काम करता था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बजरंग महतो मौके पर पहुंचे और ट्रेलर को जब्त कर लिया। शव को आज मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा जाएगा। 3 एसपी के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग शुरू। कई वाहन चालक ड्रंक एंड ड्राइव और ब्लैक फिल्म पर पकड़े गए। रांची की सड़कों पर इन दिनों पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ गई है। आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी राकेश रंजन के आदेश पर शहर में लगातार 3 एसपी के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार रात कांके चांदनी चौक और कटहल मोड़ के पास सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों को पकड़ा गया। पुलिस ने सख्त चेकिंग करते हुए कई वाहनों पर जुर्माना लगाया और वैधानिक कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान कई ऐसे वाहन चालक पकड़े गए जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। इन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपनी गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूम रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया। मौके पर ही कई वाहनों से काले फिल्म हटवाई गई और जुर्माना वसूला गया। पाकुड़ में कोयला डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, पिता बच्ची बाल बची। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया आक्रोश। पाकुड़ में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास तेज रफ्तार कोयला डंपर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि बाइक चला रहे पिता और उसके साथ बैठी छोटी बच्ची की जान बाल बच गई और दोनों को मामूली चोट आई है। घटना उस समय हुई जब पिता अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने मौके पर सड़क जाम कर दी। देखते ही देखते दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई और घंटों तक आवागमन ठप रहा। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सड़क को खाली कराया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। हजारीबाग में साइबर गैंग का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 19 एटीएम कार्ड, 11 मोबाइल और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद। हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान 19 एटीएम कार्ड, 11 स्मार्टफोन और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। एसपी अंजनी अंजन ने सोमवार को बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग साइबर ठगी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सदर के अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम डूमर के सरौनी खुर्द जंगल के पास संदिग्ध रूप से खड़ी 2 कारों को रोका। कारों की तलाशी के दौरान राजू वर्मा और शिव कुमार के पास से 19 एटीएम कार्ड, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, 11 स्मार्टफोन और 1.5 लाख रुपए नगद मिले। प्राथमिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे ग्रामीणों को आसान लाभ का लालच देकर उनसे एटीएम कार्ड और बैंक संबंधित दस्तावेज हासिल करते थे। इसके बाद साइबर गिरोह द्वारा भेजी गई ठगी की रकम को विभिन्न एटीएम से निकालकर कमीशन के आधार पर अपने मास्टरमाइंड तक पहुंचाते थे। राजू और शिवा से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई का विस्तार करते हुए मोहम्मद जाकिर अंसारी और तस्लीम अंसारी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों पेशेवर साइबर अपराधी हैं और लंबे समय से विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक गिरिडीह और एक देवघर और 2 हजारीबाग जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। यूटीटी 5वीं राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 6 दिसंबर से रांची में देश भर से 2000 खिलाड़ी होंगे शामिल। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के तत्वाधान में यूटीटी 5वीं राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप 6 से 13 दिसंबर 2025 तक हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव होटवार में आयोजित की जाएगी। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें देश भर के शीर्ष रैंक के खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं। इस भव्य चैंपियनशिप में लगभग 2000 खिलाड़ी पूरे भारत से रांची पहुंचेंगे। प्रतियोगिता में अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के एकल मुकाबलों के साथ साथ पुरुष और महिला एकल की श्रेणियां शामिल हैं।
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, रस्सी से घोंटा गला। 2 बच्चों की मां और प्रेमी को परिजनों ने पुलिस को सौंपा। पलामू जिले के पांकी के आसीहार स्थित टिटही टोला में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। महिला 2 बच्चों की मां है। परिजनों ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय उदय यादव के रूप में हुई है। यह घटना रविवार रात हुई, जिसके बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई संजय कुमार यादव ने पुलिस को बताया है कि उनके भाई उदय की हत्या भाभी रंजू देवी ने अपने प्रेमी चंदन पासवान के साथ मिलकर की है। चंदन लेसलीगंज के चौरा गांव का रहने वाला है। संजय के अनुसार चंदन और रंजू के बीच पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और रंजू देवी अपने पति को जान से मारने की धमकी भी देती थी। संजय यादव ने आरोप लगाया है कि रविवार रात संजू देवी और उसके प्रेमी ने मिलकर उदय यादव की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रंजू कुछ देर तक नाटक करती रही, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई। पुलिस को मौके से गला दबाने में इस्तेमाल की गई रस्सी भी मिली है। आरोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। मृतक उदय यादव की 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 11 और 8 साल है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद झामो ने फिर कहा, महागठबंधन की हो समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद झामो ने एक बार फिर महागठबंधन के अंदर समीक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है। झामो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि राजद और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में झामो के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया। दोनों ही दलों ने झामो को कमजोर आंकने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के तत्काल बाद महागठबंधन को लेकर झामो का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा से सीधे राजद का विषय जुड़ता है। राज्य सरकार में राजद के एक मंत्री पर सवाल खड़ा होता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा का विषय सीधे कांग्रेस से जुड़ता है। बिहार में दोनों ही दलों की बुरी स्थिति हुई है। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ चलने के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचारने लगे हैं। यहां मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रमुख सहयोगी दल होने के बाद भी राजद के झामो को एक भी सीट नहीं दी थी। कांग्रेस ने भी राजद के इस व्यवहार पर चुप्पी साध ली थी। हालांकि सीट बंटवारे का पटाक्षेप के साथ ही झामो कोटे से राज्य सरकार के मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि झामो के साथ विश्वासघात किया गया। चुनाव बाद पार्टी राजद और कांग्रेस द्वारा झामो के साथ किए गए व्यवहार की समीक्षा करेगी। झारखंड में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, हजारीबाग प्रशासन तैयार। झारखंड सरकार की जन सरोकार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार आपके द्वार एक बार फिर शुरू होने जा रही है। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अब शासन प्रशासन सीधे लोगों के घर मोहल्ले तक पहुंचेगा। उपायुक्त ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन का रसीद, म्यूटेशन, दाखिल खारिज सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न पंचायतों के मोहल्लों में जाकर मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान जो 21 नवंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, इस अवधि के दौरान जिले के सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना और निपटाया जाएगा। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने हजारीबाग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचे और अपनी लंबित समस्याओं का समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल लोगों की सुविधा और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार पर हमला, जमशेदपुर के टेलको में चापड़ से वार, भाई बहन गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में सोमवार को छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। चिड़िया पार्क के पास हुई इस घटना में लड़की के भाई और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रोहित और रोशन नामक युवकों ने अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर चापड़ से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की को मामूली चोट आई है, जबकि उसके भाई और मां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल परिवार के सदस्यों ने बताया कि करीब 8 महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। उनका आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी। आरोपी केस उठा लेने की धमकी दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही टेलको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है।
देवघर को मिला आधुनिक शिक्षा का नया द्वार। राज्यपाल बोले, अब सीमांत जिलों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की गारंटी। देवघर जिले के कोठिया स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की। उन्होंने छात्रों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूल भी साक्षरता दर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देवघर एक ऐसा क्षेत्र है जो झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के आसपास के भी कई जिलों से जुड़ा है। यदि बड़े और उच्च सुविधा वाले निजी स्कूल देवघर जैसे जिलों में खुलते हैं तो निश्चित रूप से आसपास के राज्य जैसे कि बिहार और उनके कई जिलों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई हासिल करने का मौका मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि यह संस्थान सिर्फ किताबें नहीं बल्कि चरित्र, तकनीकी समझ और 21वीं सदी के कौशलों से लैस एक संपूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष पहल करेगा। दुमका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 महिलाओं की मौत। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कारूड़ी पंचायत में पानी के टैंकर से कुचलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं को कुचलने वाला टैंकर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का बताया जाता है। घटना रविवार की शाम झांझर गांव में घटी। मृत महिलाओं की पहचान थाना क्षेत्र के केंद्र खेपरा गांव निवासी भगत मुर्मू की पत्नी संजली बास्की 65 वर्षीय व स्वर्गीय सुनील मुर्मू की पत्नी बहामुनी हेम्ब्रम 60 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों आपस में गोतनी थी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं संजली बास्की के पुत्र दीपक मुर्मू के ससुराल झांझर कर्मा पूजा में शामिल होने गई थी। रविवार की शाम वे दीपक के भाई सुरेंद्र मुर्मू के साथ बाइक से अपने घर केंद खेपरा लौट रही थी। तभी झांझर ठाकुर टोला मोड़ के पास रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पानी टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों महिलाएं बाइक से सड़क पर गिर गई। इसी दौरान टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा सुरेंद्र मुर्मू सड़क की दूसरी तरफ गिर पड़ा, जिससे वह बाल बाल बच गया। पानी टैंकर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स हरिनंदन चौधरी का बताया जाता है। पलामू एसपी ने क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पुराने मामलों के त्वरित निपटान का दिया सख्त निर्देश। पलामू जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिले की कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने और अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 8 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की और सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को वारंट और कुर्की के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिसमें 4 वर्ष या उससे अधिक पुराने मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त बीते माह हुए लूट, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न और साइबर फ्रॉड जैसे महत्वपूर्ण अपराधों की समीक्षा की गई और संबंधित जो थानों को कड़े और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सऊदी अरब में बस एक्सीडेंट में 42 भारतीयों की मौत, मृतकों का 100 नहीं लौटाएगी विदेशी सरकार। जाने इसके पीछे की वजह। मक्का से मदीना जा रही बस में सोमवार को आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह घटना डीजल टैंकर गाड़ी से टकराने से हुई। इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति इस घटना में जिंदा बचा है। वहीं अब खबर यह सामने आ रही कि सऊदी अरब की सरकार हादसे में शिकार हुए भारतीय तीर्थयात्रियों के मृत शरीर को भारत में वापस नहीं करेगा। जी हां, आपने सही सुना। इसके पीछे की वजह है सऊदी अरब के द्वारा हज और उम्रा को लेकर बनाए गए नियम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के द्वारा हज और उम्रा को लेकर बनाए गए नियम के तहत कोई भी यात्री की यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सऊदी अरब की सरकार उसके मृत शरीर को उसके देश वापस नहीं करेगी। यह नियम सऊदी में कई वर्षों से लागू है। हर यात्री को यात्रा से पहले इस बात की जानकारी दी जाती है। हज कानून का मानना है कि हज और उम्रा एक धार्मिक यात्रा है। यदि इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो यात्री को सरकारी सुविधा मुआवजा नहीं दी जाएगी। गिरिडीह में रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में व्यक्ति के शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित दुराई टांड रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक व्यक्ति का शव कई टुकड़ों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर हिरोडी थाना पुलिस और रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर शव को अपने कब्जे में लिया। शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू होने पर मृतक की पहचान हिरोडी थाना क्षेत्र के डांडा टांड गाँव निवासी
तीतू रविदास 60 वर्षीय के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक की पत्नी महादेवी ने रोते हुए पति के शव की पहचान की। महादेवी ने बताया कि तीतू रविदास मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अक्सर बिना बताए कहीं पर भी चले जाते थे। सोमवार सुबह वे भी घर से अचानक निकल गए थे। परिजनों को सोमवार दोपहर घटना की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है और घटना के कारणों की जांच कर रही है। निशा हत्याकांड मामले में दोषी को आजीवन कारावास। धनबाद कोर्ट ने नीरज आनंद को सुनाई सजा। पिछले साल चाकू मारकर की थी हत्या। धनबाद कोर्ट ने निशा कुमारी हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के दोषी नीरज आनंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 21 जनवरी 2024 का है, जब बैंक मोड़ स्थित श्रीराम प्लाजा में एक म्यूचुअल फंड के दफ्तर में वहां के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद ने निशा कुमारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। निशा म्यूचुअल फंड के इस ब्रांच में शादी से पहले काम करती थी। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद आरोपी नीरज आनंद को सरायढेला क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि लगभग 1.5 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। मृतक निशा कुमारी धनबाद के मनईटांड की रहने वाली थी। उसकी शादी 2023 में राहुल से हुई थी। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने संतुष्टि व्यक्त की है। धनबाद में रेलवे कंटेनर के ऊपर चढ़ा युवक, घंटों चला ड्रामा, सूझबूझ से बची जान। एक युवक रेल कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, जिसे लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर अफरा तफरी मची रही। यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज पर इकट्ठा हो गई। मेन डाउन लाइन पर खड़े कंटेनर के ऊपर चढ़कर युवक ड्रामा कर रहा था। यही नहीं, ऊपर हाईटेंशन तार की चपेट में वह कभी भी आ सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। रेलवे की टेक्निकल टीम के कर्मी के मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले हाईटेंशन तार को बंद किया गया, जिसके बाद कंटेनर में सीढ़ी लगाकर युवक को उतारने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही रेलवे के टेक्निकल टीम कंटेनर के ऊपर पहुंची, युवक टीम के सदस्यों को मारने लगा। हालांकि किसी तरह रेलवे की टीम ने उस पर काबू पाया। टीम द्वारा सीढ़ी से ऊपर जोर का झटका दिया गया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। जिसके बाद रेलवे टीम ने उसे नीचे उतारने में सफलता हासिल की है। मौके पर मौजूद रेलवे के सीनियर टेक्निकल आफ्ताब आलम ने बताया कि करीब आधे घंटे तक उसका रेस्क्यू चला, जिससे युवक को कंटेनर से नीचे उतारा गया। 700 हाइवा के पहिए थमे, रोज 1 करोड़ का नुकसान। टंडवा में पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप, हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। चतरा जिले के टंडवा, केरेडारी और सिमरिया में हाइवा वाहन मालिकों की हड़ताल सोमवार को 6ठे दिन भी जारी रही। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल से 700 हाइवा के पहिए थम गए हैं। इसके चलते एनटीपीसी प्लांट, राजधनवार साइडिंग और टोरी रेलवे साइडिंग से लाखों टन कोयले का डिस्पैच बाधित हुआ है। अनुमान के मुताबिक इस हड़ताल से सरकार को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रविवार को केरेडारी के चुंद्रू धाम परिसर में टंडवा, सिमरिया, केरेडारी, कटकमसांडी और आम्रपाली से जुड़े हाइवा वाहन मालिक संघों की एक बैठक हुई। इनमें वाहनों पर की गई जुर्माने की कार्रवाई और दर्ज मुकदमों का कड़ा विरोध किया गया। हाइवा मालिक संघ के अध्यक्ष सरोज साहू ने आरोप लगाया है कि टंडवा सीआईएसएफ कैंप के पास 9 एंट्री स्थल पर टंडवा पुलिस प्रतिदिन वाहनों को जब्त कर कार्रवाई कर रही है। इसमें वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सिमरिया पुलिस और एसडीओ द्वारा भी प्रतिदिन जुर्माना लगाकर और वाहनों को जब्त कर मालिकों को परेशान किया जा रहा है। ट्रैक्टर यूनियन ने सड़क किया जाम, बालू उठाव की मांग पर प्रदर्शन। 4 घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर जाम समाप्त। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में ट्रैक्टर यूनियन ने सोमवार को बालू उठाव की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बाबूपुर के पास महेशपुर पाकुड़ मुख्य पथ पर हुए इस जाम को प्रशासन के आश्वासन के बाद 4 घंटे बाद समाप्त किया गया। यूनियन सदस्यों ने बताया है कि बालू की कमी से सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बालू न मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को हो रही है। लाभार्थी अपना पुराना आवास तोड़कर नया बना रहे थे, लेकिन बालू उपलब्ध न होने के कारण काम पूरी तरह से रुका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि ठंड का मौसम आ रहा है और यदि आवास का कार्य पूरा नहीं हुआ तो लोगों को रहने में दिक्कत होगी। यूनियन के अनुसार एनजीटी के आदेश के बाद जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पूरी तरह से बंद था। 15 अक्टूबर के बाद उठाव शुरू हुआ, लेकिन फिर अचानक रोक लगा दी गई, जिससे विकास कार्य और आम लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे यूनियन के लोगों ने प्रशासन से जल्द बालू उठाव शुरू करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने अपनी मांग को जायज बताया है।
22 दिनों से सऊदी अरब में पड़ा है डुमरी के विजय का शव। गोली लगने से हुई थी प्रवासी मजदूर की मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदगोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत पिछले 22 दिनों पूर्व 24 अक्टूबर 2025 को गोली लगने से सऊदी अरब में हो गई थी। मौत से आज पूरा परिवार सदमे में है। पत्नी बसंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 2 पुत्र ऋषि 5 वर्षीय और रोशन 3 वर्षीय हैं। विजय का शव नहीं आने से उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। परिजन हर दिन शव के इंतजार में रहते हैं। पति का शव सऊदी अरब से मंगाने को लेकर पत्नी बसंती देवी बार बार सरकार से मुआवजा के साथ शव भेजने की गुहार लगा रही है। बसंती देवी का कहना है कि सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। 15 अक्टूबर की शाम को उनके पति का वॉइस मैसेज आया था। मैसेज में कहा गया कि पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गोली गलती से मुझे लग गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 24 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा है कि इस क्षेत्र की बड़ी आबादी देश विदेश में काम कर रही है। ऐसे में मजदूरों के साथ घटना होने के बाद मुआवजा एक बड़ी समस्या होती है। परिजन भी मुआवजा नहीं मिलने तक परेशान होते हैं। ऐसे में महीनों तक मजदूरों का शव विदेश में पड़ा रहता है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उचित मुआवजा के साथ विजय के शव को सऊदी से जल्द भेजने की मांग की है, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को 637 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 9 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में स्थापित यह विश्वविद्यालय अब अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। समारोह 21 नवंबर को मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित होगा, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों में इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में 637 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि 21 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि 21 नवंबर विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन होगा। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय ने लगातार प्रगति की है। पहला दीक्षांत समारोह हमारी सामूहिक उपलब्धि का प्रतीक है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे। शिल्पी नेहा तिर्की ने सुस्त और लापरवाह अधिकारियों को चेताया, योजनाओं को गति प्रदान करने का दिया निर्देश। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अचानक कृषि निदेशालय पहुंची। कृषि निदेशालय में मंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान विभागीय अधिकारी योजना से संबंधित जानकारी और डेटा तैयार करने को लेकर परेशान नजर आए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि योजनाओं की सुस्ती पर अधिकारियों को सौकोज या कार्रवाई की जाए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि योजनाओं की सुस्ती पर अधिकारियों को सौकोज या कार्रवाई ही की जाए, बल्कि रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना के जरिए भी योजनाओं को गति प्रदान किया जा सकता है। इधर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि निदेशालय में संचालित किसान कॉल सेंटर का भी औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कॉल सेंटर से किसानों को फोन लगाकर विभाग के द्वारा संचालित योजना की जानकारी देने की प्रक्रिया को समझा। मंत्री की उपस्थिति में किसान को फोन लगाकर उसकी परेशानी के बारे में जानकारी पूछी गई। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को कॉल सेंटर में कार्यरत ऑपरेटरों को विभाग की योजनाओं से अपडेट रखने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही मंत्री ने किसानों से टोल फ्री नंबर 1800-1231136 पर कॉल कर कृषि से संबंधित परेशानी को साझा करने और समाधान की जानकारी लेने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।